आज हमारी क्लास 6 हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे गैस की द्रव में विलेयता। देखिए, गैस बहुत ज़्यादा विलयन में विलय होती है। जैसे CO2 गैस जब पानी में विलय होती है तो सॉफ्ट ड्रिंक बनती है। ऑक्सीजन गैस जल में विलय है, इसीलिए जलीय जीव जीवित रहते हैं। तो हर एक गैस एक निश्चित विलायक के अंदर विलय होती है। मेनली उसे हम गैस की द्रव के द्वारा गैस का अवशोषण द्वारा ही गैस की विलेयता को अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मुख्यतः गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है निश्चित ताप पर T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गैस का STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर घुला हुआ आयतन बटा कुल विलयन का आयतन, ये हो गया अवशोषण गुणांक। जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा है यानी उसके अंदर निश्चित आयतन में ज्यादा गैस घुलती है, और जिस गैस के लिए अवशोषण गुणांक कम है, इसका ये मतलब जाएगा कि वह गैस उस फिक्स आयतन के अंदर कम घुलती है। तो गैस की घुलनशीलता या विलेयता या विलयशीलता को हम अल्फा यानी अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। निश्चित ताप पर कितनी गैस एक निश्चित आयतन में घुली हुई है, वो अल्फा होता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि कौन सी गैस ज्यादा घुलती है, किस गैस की घुलनशीलता। जैसे अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर बहुत कम घुलती है और वो जलीय जीवों के लिए जलीय वातावरण में जरूरी भी है, लेकिन वो विलयशीलता बहुत कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें HCl गैस, अमोनिया गैस, ये गैसें होती हैं जो वाटर के अंदर बहुत अधिक डिजॉल्व होती है। जैसे ऐसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर बहुत अधिक विलयशील है। तो गैस, कौन सी गैस ज्यादा विलयशील है या उसकी घुलनशीलता ज्यादा है और कौन सी गैस कम है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। वैसे बताते किससे हैं? बताते हैं हम अवशोषण गुणांक अल्फा से बताते हैं।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि कौन सी गैसें हैं जो कि अधिक अवशोषण गुणांक रखती हैं, अधिक विलयशील है, और कौन सी ऐसी गैसें हैं जिनका अवशोषण गुणांक कम है, या अवशोषण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। उस पॉइंट को अब हम क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम, गैसों की विलेयता अथवा इसको हम बोल सकते हैं अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो गैसों की विलेयता या अवशोषण गुणांक अल्फा किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो बहुत ज्यादा तो प्रभावित होता है किससे, वो है ताप से, तापक्रम। ठीक है, और दाब से भी प्रभावित होता है गैसों की, लेकिन हम पहले टेम्परेचर का प्रभाव देखते हैं। तो तापक्रम क्या है, तो तापक्रम तो गैसों की विलेयता ताप में वृद्धि करने से कम होती है। यानी अगर अधिक ताप पर आप गैसों को घोलते हो तो नहीं घुलेगी, लेकिन ठंडे पानी में अगर आप गैसों को घोलते हो तो ज़्यादा घुलेगी, और गर्म पानी में कम घुलेगी। क्योंकि और गर्म पानी में ये और होगा कि घुली हुई गैस है तो वो बाहर निकल जाएगी। यही कारण है कि कोई अगर चीज़ें गैस के कारण किसी पानी में बदबू आ रही है तो उसे उबाल लीजिए। उबालने से क्या होगा, बदबूदार गैसें उस पानी से बाहर निकल जाएंगी, और इसलिए उसमें पानी में बदबू आना भी कम हो जाएगा। तो मेनली तापक्रम से हम क्या लिख सकते हैं, ताप में वृद्धि से गैसों की विलेयता या घुलनशीलता भी कह सकते हैं, विलेयता में कमी आती है, आने की प्रवृत्ति होती है, तो ये क्वेश्चन है ताप में वृद्धि से गैसों की विलेयता में कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्यों घटती है। तो इसका क्योंकि इसका जवाब क्या रहेगा फिर, क्योंकि ताप में वृद्धि से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है, जिससे गैस के अणु विलयन से पलायन कर जाते हैं। ये जैसे मान लो ये कोई द्रव है, ये क्या था, द्रव था, और इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल डिजोल्व हैं।
ये किसके मॉलिक्यूल है भाई? गैस के। तो जैसे हम इसको T टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो अब ये अणुओं को क्या मिलेगी? गतिज ऊर्जा मिलेगी, और ये गतिज ऊर्जा के कारण ये अणु क्या कर जाएंगे? विलयन से पलायन कर जाएंगे, और विलयन से पलायन कर जाएंगे इसका मतलब ये है कि इस द्रव से बाहर निकल जाएंगे। तो विलेयता क्या हो जाती है? विलेयता कमी आने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ताप में वृद्धि से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा पाकर अणु विलयन से पलायन कर जाते हैं, इस वजह से ताप। अब ये क्वेश्चन यह आता है कि समुद्री जो जीव है, जलीय जीव है, जलीय जीव गर्म पानी में असहज महसूस करते हैं। जब गर्मियां आती हैं तो वो ऊपर नहीं रह के नीचे चले जाते हैं, असहज अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। कारण बताइए, क्योंकि क्वेश्चन भी बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि जलीय जीव गर्म पानी के अंदर या हॉट वाटर में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं। क्यों? तो कारण क्या होगा? कारण होगा कि गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन, वैसे ही जल में ऑक्सीजन कम घुलती है, नो डाउट। नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा है उस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस कम घुलती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में वो ऑक्सीजन और भी कम घुलती है, हॉट वाटर हो जाता है। गर्म पानी में विलेयता ऑक्सीजन गैस की कम हो जाती है, और ऑक्सीजन गैस की जब जल में मात्रा पहले ही सीमित होती है और भी कम हो गई, तो अब उनको, जो जलीय जीव है, उनको श्वास के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इस वजह से वो क्या है, उनका दम घुटेगा गर्म पानी में, और इसलिए ही वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये है असहज, हिंदी में बोलते हैं असहज महसूस करते हैं। तो क्यों करते हैं? जवाब मिल गया, गर्म पानी में ऑक्सीजन गैस की कम घुलनशीलता के कारण जलीय जीव असहज महसूस करते हैं। क्लियर बात? गर्म पानी में कोई भी गैस, जैसे डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अपने जो यंत्र हैं, अपने जो चिकित्सीय सर्जिकल एपरेटर्स हैं, उनको गर्म पानी में धोते हैं, क्योंकि जो गैसियस विषैली गैसें हैं वो गर्म पानी में क्या होंगी, उस एपरेटर्स पे नहीं रह पाएंगी, उससे हट जाएंगी, और ना ही उस पानी में रह पाएंगी। इसलिए हॉट वाटर के अंदर क्या होती है, गैसों की घुलनशीलता कम होती है बजाय कि ठंडे पानी की अपेक्षा। अब आ जाता है दूसरा कारक है गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। यानी गैस, कोई गैस तो ऐसी होती है जो पानी में लपक के घुलती है, और कुछ गैसें ऐसी होती है जो पानी में नहीं घुल पाती है, कम विलयशील होती है। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन भी हम दो तरह से पढ़ेंगे कि कुछ गैसों की नेचर होती है। तो भाई जो गैसें इजीली लिक्विफाई हो जाती है, सरलता से द्रवित हो जाती है, और सरलता से द्रवित कौन सी होती हैं? जिनके क्रांतिक ताप का मान उच्च होता है, जैसे CO2, HCl, NH3 आदि गैसों के क्रांतिक ताप का मान उच्च होता है। इस वजह से ये गैसें विलायक के अंदर, जल के अंदर अधिक घुलनशील होती है बजाय कि N2H2 हीलियम के। तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, तो वे गैसें जो सरलता से द्रवित होती हैं, अर्थात इसका ये मतलब है, अर्थात जिनके क्रांतिक ताप का मान उच्च हो।
वे गैसें जो सरलता से द्रवित होती है अर्थात जिनके क्रांतिक ताप का मान उच्च हो, विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं। अधिक घुलनशील होती हैं, जैसे CO2, SO2, HCl आदि गैसें N2, की तुलना में अधिक घुलनशील होती है। कारण इन गैसों के क्रांतिक ताप का मान उच्च होता है या मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है, इसलिए सरलता से लिक्विड में चली जाती हैं और अधिक घुलनशील होती है। इसी तरह से बी पॉइंट हम यूं भी लिख सकते हैं कि भाई नेचर ऑफ गैस की नेचर क्रांतिक तापमान उच्च है तो हर एक गैस के लिए इसका उच्च तो है, ये इसकी नेचर है और इसलिए इसी नेचर की वजह से ये अधिक घुलेगी तो घुलेगी। ऐसे ही जैसे कहते हैं हम HCl NH3 गैसें जल में अधिक घुलनशील है परंतु बेंजीन में नहीं, क्योंकि ये गैसें जल में आयनीकृत होती हैं। आयनीकृत हो जाती हैं। मतलब कहने का यह है कि जो गैसें विलायक के साथ क्रिया कर ले अथवा विलायक में आयनीकृत हो जाएं तो वो गैसें क्या होती हैं, उस विलायक में अधिक घुलती हैं। आयनीकृत से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप HCl गैस को क्या करेंगे, जल में आयनीकृत हो जाती है। इसका ये मतलब है कि HCl गैस को अगर जल में डालेंगे तो HCl गैस जल में जाके क्या करेगी, H3O+ यानी इसका H+ इस H2 में चला गया और Cl- ऐसे आयनों में आयनीकृत हो जाएगी। इसलिए HCl गैस जल में आसानी से घुल जाती है। सेम ऐसे ही NH3 गैस भी क्या होती है, NH3 गैस जल के अंदर डालते ही जल में जाके बना लेती है NH4+ और OH-, H+ ले लेती है। तो जो गैसें इस तरीके से आयनीकृत हो जाती हैं वो गैसें उस विलायक में यानी जल में, ये गैसें जल में अधिक घुलनशील क्यों हुई, क्योंकि जल में जाके ये आयनीकृत हो गई। लेकिन ऐसा बेंजीन में नहीं होता है। इसी तरह से अगर मैं यूं कहूं, देखो आपसे कि O2 है, एक और क्वेश्चन बन जाता है O2 गैस रक्त में अधिक घुलनशील होती हैं रक्त में अधिक घुलनशील होती है परंतु जल में नहीं। तो
जल में तो नहीं होती है, लेकिन रक्त में अधिक, यही क्वेश्चन यूं आता है, ऑक्सीजन गैस जल की तुलना में रक्त में अधिक घुलनशील होती है, क्यों? तो उसका जवाब हम क्या देंगे कि रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन गैस क्रिया कर लेती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। इस कारण से रक्त में अधिक घुलनशील होती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस की जल के साथ कोई क्रिया नहीं होती है, तो इसमें ये घुलती तो है लेकिन कम घुलती है। तो ये इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन नेचर से आते हैं कि जिस गैस की नेचर जिस विलायक के प्रति अधिक है उस विलायक में वो गैस अधिक घुलनशील होती है। तो अब आपने क्या क्या पढ़ा कि गैस की विलेयता क्या होती है। निश्चित विलायक में निश्चित ताप पर गैस की घुली हुई मात्रा ही उस गैस की विलेयता कहलाती है। विलेयता से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, और वो विलेयता को हम डिनोट करते हैं अवशोषण गुणांक अल्फा के द्वारा। तो अवशोषण गुणांक या विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें हमने पढ़ा टेम्परेचर पर और गैस की नेचर पर, और एक तीसरा कारक और है कि गैस के दाब पर। तो गैस के दाब पर कैसे करती है पढ़ते हैं। तो देखिए दाब पर विलेयता किस प्रकार से निर्भर करती है। अब हम दाब का स्टडी करेंगे, गैस के दाब पर। तीसरा प्रभाव है दाब का प्रभाव। तो ठोस, कल हमने देखा था ठोस की विलेयता दाब से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि गैस की विलेयता दाब से बहुत अधिक प्रभावित होती है। मेनली गैस की विलेयता पर ताप का और दाब का ही प्रभाव पड़ता है। जनरली ये है कि दाब अधिक कर दे अगर किसी भी गैस पर, तो वो उस लिक्विड के अंदर गैस की द्रव्यमेय विलेयता दाब से अत्यधिक प्रभावित होती है। और किस तरह से प्रभावित होती है, इसका एक मात्रात्मक संबंध वैज्ञानिक हेनरी के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो पहली बात हम लिख लेते हैं, गैस की द्रव्यमेय विलेयता दाब से अत्यधिक प्रभावित होती है जिसका मात्रात्मक अध्ययन वैज्ञानिक हेनरी के द्वारा किया गया। अब हेनरी के द्वारा किया गया कि भाई सीधी सी जनरली हेनरी ने क्या देखा कि ये एक द्रव है वी आयतन का, निश्चित आयतन का एक द्रव है जिसमें निश्चित ताप पर अगर अपन स्टडी करें तो इसके ऊपर अगर अपन गैस के ऊपर दाब ज़्यादा आरोपित करें, दाब बढ़ा दें, तो ये जो गैस है
वो इस द्रव में अधिक घुलेगी। जनरल सी बात है कि अधिक दाब पर किसी भी द्रव के अंदर अधिक गैस को घोला जा सकता है, और यही कंसेप्ट कोल्ड ड्रिंक का है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस को ज़्यादा CO2 घोलना चाहते हैं तो ढक्कन को टाइटली बंद करते हैं, ताकि जो गैस है वो टकरा टकरा कर, ढक्कन से टकरा कर वापस अधिक दाब पर उस द्रव के अंदर अधिक घुले। तो ये स्टेटमेंट, अब हम स्टेटमेंट, हेनरी का स्टेटमेंट क्या है, तो हेनरी का नियम के नाम से हेनरी का स्टेटमेंट को जानते हैं, हेनरी नियम। अब जनरली अगर हम बोले कि हेनरी ने गैस की विलेयता और दाब के मध्य संबंध को बताया, और इसके अनुसार कि गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। तो विलेयता को अगर मैं x निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा जो विलेयता होती है को x से डिनोट करो, तो x समानुपाती p बढ़ेगा तो गैस की विलेयता बढ़ेगी। तो जनरली तो मैं क्या बोल सकता हूँ साधारण शब्द में कि गैस की विलेयता गैस पर आरोपित गैस के ही दाब के समानुपाती होती है गैस की विलेयता। लेकिन इसी सेंटेंस को दूसरे शब्दों में हम शब्दों में कैसे कहेंगे, तो शब्दों में कहने के लिए हेनरी के नियम के अनुसार यदि गैस की यदि गैस की द्रव में सांद्रता को मोल भिन्न x के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तब तथा गैस का बाहरी आंशिक दाब P हो, तब हेनरी नियम के अनुसार ये जो दाब है और ये मोल अंश है, ये मोल अंश कब बढ़ेगा, जबकि ये दाब बढ़ेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि विलयन पर आरोपित गैस का आंशिक दाब बढ़ जाएगा तो विलयन में गैस का मूल अंश भी बढ़ जाएगा। यानी गैस का आंशिक दाब, गैस पर आरोपित आंशिक दाब मूल अंश के समानुपाती होता है। तो अनुसार ये, इसको शब्दों में क्या बोलेंगे, शब्दों में बोलेंगे अनुसार विलयन पर आरोपित गैस का दाब, गैस का आंशिक दाब मूल अंश x के समानुपाती होता है।
समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो एक स्थिरांक लगता है KH। ये समीकरण 1 बना लो। यहाँ x मूलांश है, KH हेनरी स्थिरांक है, P आंशिक दाब है। यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। अब कल हम ये स्टडी करेंगे कि हेनरी स्थिरांक KH किस प्रकार से किन किन बातों पर निर्भर करता है और हेनरी को कैसे एप्लीकेबल किया जाता है, लागू किया जाता है, कौन कौन सी घटनाओं में हेनरी नियम फॉलो होता है। ठीक है, तो कल हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। आज की 6th क्लास में हमने अब तक ये जान लिया है कि ठोस की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है और गैसों की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है। जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जलीय जीव गर्म पानी में असहज कैसे महसूस करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो बच्चों कि ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी भविष्य में हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है।